तो 2 हफ्ते पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बहाल करने की डील करवाकर चीन ने दुनिया में वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उस डील के जरिए चीन का मकसद खुद को सिर्फ शांति दूत दिखाना नहीं था। कहा जा रहा है कि अंदर की बात यह है कि उस डील के बहाने चीन की नजर इराक पर गड़ी है, क्योंकि इराक में कूट कूट कर कच्चा तेल भरा है और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए तेल चाहिए, खूब सारा तेल। दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा तेल खरीदता है तो वो चीन है। चीन रोजाना 1 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और इसमें आधा तेल पश्चिम एशिया से आता है। इसी वजह से चीन पश्चिम एशिया पर अपना कंट्रोल चाहता है और वहां उसे इराक से बेहतर मोहरा नहीं मिल सकता, क्योंकि इराक एक कमजोर देश है। इसलिए चीन के लिए इराक को अपने इशारे पर नचाना आसान है। वो मदद के बहाने इराक के तेल के भंडार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। यही वजह है चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी की आग पर पानी डालने के लिए दोनों के बीच बातचीत शुरू करवाई और उनके बीच रिश्ते बहाल करने की डील करवा दी। क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में इराक फंसा पड़ा था, वो उनकी दुश्मनी में पिस रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इराक के एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान। वो दोनों का पड़ोसी है और इराक की अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी सेना और उसकी राजनीति तक, उसके हर अंदरूनी मसले में ईरान का अच्छा खासा दखल भी है। फिर तेल विशेषज्ञ ये तक कहते हैं कि अगर इराक अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से तेल निकाले तो वो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक सऊदी अरब को भी पछाड़ सकता है। चीन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसी वजह से माना जा रहा है कि उसकी सऊदी अरब और ईरान के बीच कराई डील के पीछे इराक के तेल की लड़ाई है। इस बीच दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर में जमीन खिसकने से 16 लोगों की मौत हो गई। जमीन खिसकने की वजह से वहां कई मकान धंस गए और मलबे की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। इक्वाडोर के चिम्बोरासो प्रांत में जमीन खिसकने की वजह से कई मकान तबाह हो गए। सड़क पर मलबा आ जाने की वजह से वहां के रास्ते भी बंद हो गए, जिन्हें खोलने के लिए राहत बचाव की टीम के साथ वहां लोग भी जुट गए। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक भीषण जंग वाले इलाके ज़ापोरिज़िया पहुंच गए, जहां उन्होंने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और यूक्रेन को हुए नुकसान का जायजा भी लिया। ज़ेलेंस्की के ज़ापोरिज़िया दौरे का वीडियो भी सामने आया, जिसमें ज़ेलेंस्की सेना के जवानों के साथ सड़कों पर भी चलते दिखे। वो पिछले ही हफ्ते रूस के हमले में तबाह हुई एक इमारत को देखने पहुंचे। ज़ेलेंस्की युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन के बिल्कुल करीब तक चले गए और ज़ापोरिज़िया में हुए नुकसान का जायजा लिया। यहाँ ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों से मिलते हुए उनकी बहादुरी की तारीफ की और कई जवानों को मेडल भी दिए। Живіть, боріться і ми всі переможемо. ज़ापोरिज़िया से पहले बखमूत पहुंचकर भी ज़ेलेंस्की ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाने और दुश्मनों को चौंकाने का काम किया था। इस बीच चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि जिन देशों में यह परियोजना चल रही थी चीन को उन्हीं को कर्ज देना पड़ गया। इन देशों की संख्या 1 या 2 नहीं बल्कि 22 है, जिनमें मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना कई देशों में चल रही है, जिनमें 22 देशों को उसने 240 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 19 लाख करोड़ रुपए कर्ज दिया, क्योंकि इन देशों के पास चीन की परियोजना पर काम करने के लिए पैसे ही नहीं थे। यानी जिन देशों को चीन अपने जाल में फंसाना चाहता था, उन देशों की कंगाली ने चीन को ही फंसा दिया और कर्ज के नाम पर चीन को ही उन्हें पैसे देने पड़े, जबकि होना यह चाहिए था कि वो देश अपने देश में होने वाले काम पर खुद खर्च करें। इधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने अवैध तरीके से जमीनें खरीदी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर की 4 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। रिजवान जहीर हत्या के आरोप में ललितपुर जेल में बंद है। उधर यूरोप के देश डेनमार्क में कुरान को जलाने का मामला सामने आने के बाद तुर्की से लेकर यूएई और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश भड़क गए। हैरानी की बात यह है कि इस साल डेनमार्क में कुरान जलाने की यह दूसरी घटना है, जो कि इस बार तुर्की के दूतावास के बाहर हुई। किसी भी देश में दूतावास कड़ी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में तुर्की के दूतावास के बाहर कुरान की कॉपी जलती नजर आई। इस घटना पर तुर्की ने तो डेनमार्क से एक्शन लेने को कहा ही, रमजान के महीने में इस्लाम के अपमान पर यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरब भी भड़क गए। अभी जनवरी में भी कोपेनहेगन में कुरान जलाई गई थी और 2 महीने के अंदर वहां फिर ऐसी घटना हो गई। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में हुए बम धमाके में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। बीएसएफ के मुताबिक जवान उस इलाके में सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे, तभी आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया। आईडी की घटनाएं हो सकती हैं, तो सब सतर्क रहेंगे। नक्सलियों की साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस पर हमले की यूक्रेन की रणनीति अमेरिका के अखबार ने लीक कर दी, जिस पर यूक्रेन ने सख्त नाराजगी जताई। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पॉलिटिको ने यूक्रेन की रणनीति को लेकर एक रिपोर्ट छापी। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने खैरसोन के रास्ते आगे बढ़ने का प्लान तैयार किया है, लेकिन खबर के मुताबिक पॉलिटिको ने यूक्रेन कब, कहां और कैसे रूसी सेना पर हमले करेगा,
इसका जिक्र अपनी रिपोर्ट में कर दिया। इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि यूक्रेन के जवान रूसी सेना पर मई में बड़े हमले करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन अब जब बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना की रूसी फौज पर हमले की रणनीति लीक हो गई तो इस पर यूक्रेन ने भी नाराजगी जताई। उधर स्विस ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेंस डबल्स जीतकर इतिहास रच दिया। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ये टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई। उन्होंने चीन के खिलाड़ियों को हराकर स्विस ओपन में मेंस डबल्स खिताब जीता। खास बात यह रही कि ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का इस साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी है। इस बीच चीन के 600 उद्योगपतियों ने अपनी संपत्ति सिंगापुर ट्रांसफर कर दी है। ये दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन में शी जिनपिंग की सरकार उद्योगपतियों पर शिकंजा कस रही है, जिससे बचने के लिए चीन के 1-2 नहीं बल्कि 600 उद्योगपतियों ने अपनी संपत्ति सिंगापुर ट्रांसफर कर दी। या यूं कहें कि चीन के रईस वहां की सरकार के डर से चीन से भागने के चक्कर में हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने अपनी संपत्ति सिंगापुर ट्रांसफर कर दी। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने तो इनकी संख्या तक बता दी और जानकारी दी कि चीन के करीब 600 अमीर परिवारों ने ये बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा सिंगापुर में 500 नए बिजनेस शुरू होने वाले हैं, जिनमें चीन के रईसों का पैसा लगा है। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शी जिनपिंग सरकार ने चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, जिसकी चपेट में चीन की कई बड़ी कंपनियां आई, जिसके बाद वहां के रईसों ने सिंगापुर का रुख किया। क्योंकि भारत समेत दुनिया के कई देशों से चीन का रिश्ता खराब हो चुका है। ऐसे में वहां के उद्योगपतियों को सिंगापुर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं सूझा, जिसके बाद सिंगापुर में चीन के अमीरों की संपत्ति बढ़ने लगी। वैसे इससे एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक सिंगापुर की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि चीन के रईसों के वहां शिफ्ट होने से महंगाई बढ़ सकती है। वहां घरों का किराया बढ़ना तो शुरू भी हो चुका है। और ये बात सिंगापुर के स्थानीय लोगों के लिए परेशानी वाली है। डर तो इस बात का भी है कि चीन के उद्योगपतियों की वजह से सिंगापुर और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, क्योंकि वहां निवेश करने वाले बिजनेसमैन शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ जाकर ये काम कर रहे हैं। और ये बात दोनों देशों के बीच झगड़े का बीज बो सकती है। दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित सिंगापुर की सीमा पूरब में साउथ चाइना सी और पश्चिम में मलक्का स्ट्रेट से लगती है, यानी उस स्ट्रेट से जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जो एशिया में सिंगापुर की अहमियत बढ़ा देता है। वैसे सिंगापुर में चीन के लोगों का आना 19वीं सदी में शुरू हो गया था और वहां रहने वाले 35 लाख लोग चीनी मूल के हैं, यानी सिंगापुर में पहले से चीन से जुड़े लोगों की अच्छी खासी आबादी है। और अब चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले उद्योगपति भी वहीं जा रहे हैं, जो दूसरे देशों के मुद्दे पर नाक घुसाने वाले चीन के लिए अच्छी खबर नहीं है। उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली में जुलूस निकाला। कांग्रेस की तैयारी मशाल जुलूस निकालने की थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि उनकी मशालें छीन ली गईं, जिसके बाद वो बिना मशाल के ही दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़े, जिसमें जयराम रमेश सबसे आगे नजर आए। इस मार्च में हरीश रावत समेत पार्टी के कई नेता भी शामिल होने वाले थे, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद काला कुर्ता पहने जयराम रमेश और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, जिसके बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले उसने संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर विरोध किया था, जिसके अगले ही दिन उसने मशाल जुलूस निकालने की तैयारी की, लेकिन उसका यह प्लान सफल नहीं हो पाया। उसने दिल्ली पुलिस पर नेताओं से मशाल छीनने का आरोप लगाया। कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिसकी वजह से कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए। कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस ने उसकी मशालें छीन ली, इसके अलावा उसने परमिशन नहीं दिया, जिसकी वजह से इस मार्च में बड़े नेता कई नहीं आ पाए। उधर महाराष्ट्र के कल्याण में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहां 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिसमें एक छोटे ट्रक का अगला हिस्सा पूरा बर्बाद हो गया। कल्याण हाईवे पर हुए इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए गए। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। रहने दे जिद मत कर नाहक, रहने दे जिद मत कर नाहक, मान भी जा मुझ पर है इस जग का भी हक। सौबात की एक बात कही अनिल ने, माना आंधी बहुत तेज है, फिर भी तू बुझने मत दे आस का दीपक, मान भी जा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।